नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं आपको BA पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के दूसरे अध्याय में से राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के क्षेत्र का अध्ययन करवाऊंगा। द्वितीय महायुद्ध के बाद के वर्षों में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के संबंध में जिस नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ वह निश्चित रूप से अधिक व्यापक और यथार्थवादी है। वैसे तो इस नवीन प्रवृत्ति का आरंभ अरस्तु के समय से ही हो चुका था, जिसने 2000 वर्ष से भी पहले बहुत अधिक संख्या में संविधान से संबंधित सूचनाएं संग्रहित की थी और विभिन्न प्रकार की सरकारों के कार्यों का विस्तार से वर्णन किया था। चार्ल्स हाइमैन के शब्दों में राजनीति शास्त्र का क्षेत्र अब इतना व्यापक हो गया था कि उसमें संस्थात्मक संगठन, निर्णय निर्माण और क्रियाशीलता की प्रक्रियाओं, नियंत्रण की राजनीति, नीतियों और कार्यों तथा विधिबद्ध प्रशासन के मानवीय वातावरण को भी शामिल किया जाने लगा। आधुनिक राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत अब राज्य में नहीं होता है। वह राज्य की सीमा को न तो स्वीकार करता है और न ही यह राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन वर्णनात्मक, संस्थानिक, ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक, उपदेशात्मक पद्धतियों के माध्यम से करना चाहता है। आधुनिक राजनीति शास्त्रियों के अनुसार इसके प्रतिपाद्य विषय हैं राजनीति, मनुष्य और उसका व्यवहार, समूह, प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सिद्धांत, विचारवाद या विचारधारा, मूल्य, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सैन्य विज्ञान, सांख्यिकी, सर्वेक्षण आदि। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को एक ऐसा व्यापक रूप प्रदान करने की चेष्टा की गई है जिसमें राज्य को ही नहीं बल्कि समाज को भी शामिल किया जा सके। यह समाजपरक दृष्टिकोण है जिसकी मान्यता यह है कि व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को सामाजिक जीवन के संदर्भों में ही उचित रूप में समझा जा सकता है और राजनीतिक अध्ययन में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। औपचारिक और न्यायिक संरचनाओं पर पहले जो जोर दिया जा रहा था उसका स्थान अब प्रक्रियाओं को समझने की प्रवृत्ति ने ले लिया था। गैर सरकारी संगठनों की कार्यवाहियों और सरकारी कार्रवाइयों पर उनकी प्रतिक्रिया के अध्ययन में अब बहुत अधिक दिलचस्पी ली जाने लगी थी। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अब राजनीतिक दर्शन की विवेचना और संस्थाओं के वितरण तक सीमित नहीं रह गया था। संस्थाओं और संगठनों के अध्ययन में भी आनुभाविक शोध की प्रविधियों को काम में लेने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। शासन के संक्रियात्मक और औपचारिक स्रोतों और अनुक्रमों के अध्ययन के साथ साथ अब संस्थाओं के कार्यों पर भी शोध की जाने लगी थी। समकालीन राजनीतिक वैज्ञानिकों ने इस समस्या की खोज करनी आरंभ कर दी थी कि समाज में शक्ति के वास्तविक केंद्र कहाँ हैं और उस शक्ति का प्रशासन के द्वारा और प्रशासन पर किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। कुछ ने उन निर्धारक सांस्कृतिक तत्वों की जानकारी प्राप्त की जो सरकारों को प्रभावित करते हैं। अन्य विद्वानों ने सरकारों के संगठनात्मक पक्षों का इतनी अधिक गहराई के साथ अध्ययन किया जितना उनके पूर्वजों के द्वारा पहले कभी नहीं किया गया था। उन्होंने अब नीति निर्माण के तत्वों के विश्लेषण, राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति और उसके प्रक्रिया के अध्ययन और विचारधारा तथा नेतृत्व के पारस्परिक संबंधों के बदलते हुए स्वरूपों पर अधिक ध्यान देना आरंभ कर दिया था। सांख्यिकी और सांख्यिकी संबंध रखने वाली प्रविधियों का प्रयोग करने की इच्छा और तत्परता भी अब राजनीति शास्त्रियों में दिखाई देने लगी थी। राजनीति शास्त्रियों का मूल्यों के प्रति जो आग्रह था उसे अभी चुनौती नहीं दी जा रही थी, परंतु उनके अध्ययन का आधार धीरे धीरे ऐसे तथ्यों को अधिक महत्व देने की ओर झुकता जा रहा था जिनका उद्देश्य उन तथ्यों के पीछे जो प्रवृत्तियां काम कर रही थी
उन्हें समझने पर था। तथ्यों के वस्तुनिष्ठ अध्ययन के आधार पर अब वे वैज्ञानिक सामान्यीकरण की ओर बढ़ना चाहते थे। शोध के लिए अधिक प्रविधियों और उपकरणों की इस सारी तलाश के होते हुए भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि राजनीति शास्त्र में वास्तविक प्रस्फोट व्यवहारवादियों के आगमन के साथ ही हुआ। ब्राइस और दूसरे लेखकों ने शोध के जिन उपकरणों को काम में लिया था वे तुलनात्मक दृष्टि से अनगढ़ थे। यद्यपि उनमें से कुछ लेखकों ने, विशेषकर स्वयं ब्राइस ने, उनके आधार पर जो यथार्थ निष्कर्ष निकाले थे वे वास्तव में वैज्ञानिक अध्ययन की पद्धति से अधिक उनकी अंतर्दृष्टि का फल थे। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान के युग में आधार सामग्री के संकलन, प्रक्रमण और विश्लेषण के लिए जिन परिष्कृत और कठोर प्रविधियों का उपयोग किया गया वे अभी भी राजनीति शास्त्रियों की पहुंच से बहुत दूर थी। राजनीति विज्ञान की वर्तमान स्थिति के प्रति असंतोष इस कारण अनिवार्य हो गया था, और जैसा कि कर्क पैट्रिक ने लिखा, असंतोष ने क्षोभ को जन्म दिया और क्षोभ के परिणाम स्वरूप क्षेत्र में परिवर्तन आया। इस नए दृष्टिकोण को राजनीति शास्त्र में व्यवहारवादी उपागम के नाम से जाना जाता है। उसी में उसकी अभिव्यक्ति मिलती है। राजनीति विज्ञान में होने वाले ये महान और व्यापक परिवर्तन अब किसी से छिपे नहीं रह गए थे। राजनीति विज्ञान का स्वरूप और क्षेत्र तेजी के साथ बदलता जा रहा था। नई अवधारणाएं, पद्धतियां और तकनीकें विकसित की जा रही थी। राजनीतिक संस्था अब विश्लेषण और शोध की मूल इकाई नहीं रह गई थी, और अध्ययन का आधार राजनीतिक परिस्थितियों में व्यक्तियों के व्यवहार को माना जाने लगा था। कैटलिन जैसे कुछ विद्वान राजनीति शास्त्र को व्यवहारवादी विज्ञान मानने भी लगे थे। चार्ल्स बियर्ड, A.L. लावल और आर्थर बेंटले का राजनीति शास्त्र के क्षितिजों को विस्तृत बनाने में व्यापक योगदान रहा है। बाद में हेराल्ड लासवेल, डेविड ईस्टन, पार्सन्स, मर्टन, सील्स और लेवी जैसे विद्वानों ने नए क्षितिजों की खोज की। आज राजनीति विज्ञान दर्शनशास्त्र से अपना संपर्क तोड़कर समाजशास्त्र और मनोविज्ञान आदि समाज विज्ञानों के अधिक नज़दीक आ गया है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान के अध्ययन की नवीन प्रवृत्तियों ने इस विषय के अध्ययन क्षेत्र को और अधिक व्यापकता प्रदान की है और मानव जीवन के राजनीतिक, अराजनीतिक पक्षों, समुदायों को इसमें शामिल कर दिया है। राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताएं। द्वितीय महायुद्ध के बाद संयुक्त राज्य तथा पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान की समग्र धारणा में ही क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। प्रोफेसर चार्ल्स मैरियम ने अपने ग्रंथ न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स में यह संकेत दिया था कि राजनीति के अध्येता को एक नए मार्ग का अवलंबन करना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत ऐसी शक्तियों के संपर्क में आ गया कि कालांतर में वे इसकी प्रक्रिया को मूलतः संशोधित कर देंगी। मैरियम की पुस्तक का प्रथम प्रकाशन सन 1925 में हुआ था, परंतु इसके बाद भी कई वर्षों तक इस दिशा में वैसी प्रगति नहीं हुई जैसी कि अपेक्षित थी। जैसे प्रोफेसर जॉर्ज एच सेबाइन का प्रसिद्ध लेख व्हाट इज ए पॉलिटिकल थ्योरी, जो 1939 में प्रकाशित हुआ था, उस नवीन दृष्टिकोण प्रवृत्तियों की अपेक्षा ही करता है। परंतु गत 2 दशकों में इस दिशा में आश्चर्यजनक प्रगति हुई। राजनीति विज्ञान के विषय में हमारी धारणाएं वे नहीं हैं जो पहले थी, यद्यपि अभी तक उनका स्थिरीकरण भी नहीं हो सका है। यह सत्य है कि एक प्रतिक्रिया इन नवीन दृष्टिकोणों के प्रति प्रारंभ हो गई है और आगामी अनेक विद्वान प्राचीन परंपरागत तात्विक राजनीतिक सिद्धांत अथवा दर्शन के प्रति आसक्त हैं। तथापि यह निसंदेह है कि अब हम कभी भी उस स्थिति में नहीं लौट सकेंगे जो द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व थी। ऐसा माना जाता है कि 1905 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना के साथ और उसके द्वारा राजनीतिक संस्थाओं के संबंध में तथ्यों के संग्रह, संयोजन और वर्गीकरण को दी जाने वाली प्रेरणा के परिणाम स्वरूप राजनीति शास्त्र ने अपने विकास के नूतन चरण में प्रवेश किया। नए राजनीति विज्ञान का आरंभ अमेरिका में हुआ। इस विचार से हम इतने प्रभावित दिखाई देते हैं
कि हम भूल जाते हैं कि बहुत सारे नए विचारों का आरंभ वास्तव में इंग्लैंड में हुआ। लॉवेल ने वाल्टर बेजोट की किताब द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन नाम की जिस पुस्तक का उदाहरण दिया था वह 1865-66 में लिखी गई थी, और उसने अपनी इस पुस्तक में इंग्लैंड की राजनीतिक संस्थाओं पर उसकी सामाजिक परिस्थितियों को क्या प्रभाव पड़ा इसका विस्तार से वर्णन किया था। यह बताने की चेष्टा भी की थी कि राजनीतिक संस्थाओं के घोषित उद्देश्य चाहे कुछ भी क्यों न हो, उनके पीछे एक अदृश्य राजनीतिक प्रक्रिया काम करती है, और वास्तव में वही प्रक्रिया राजनीतिक सामाजिक स्थिरता को बनाए रखने में योगदान देती है। बेजोट ने अपनी रचनाओं में इंग्लैंड के विभिन्न सामाजिक वर्गों का वैज्ञानिक विश्लेषण भी प्रस्तुत किया था। लावेल ने 1913 में मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए आधुनिक मनोविज्ञान की जानकारी पर बल दिया, परंतु हम देखते हैं कि अंग्रेज लेखक ग्राहम वालास ने उससे भी पहले 1908 में प्रकाशित ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स नाम की अपनी पुस्तक में इसी दृष्टिकोण को अधिक विस्तार से समझाया था। अपनी इस पुस्तक में वे अपनी अन्य रचनाओं में ग्राहम वालास ने राजनीतिक व्यवहार के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आधारों पर बहुत अधिक जोर दिया था। ग्राहम वालास ने राजनीति में अविवेक की भूमिका भी विस्तार से व्याख्या की थी, और राजनीति शास्त्रियों में साधारण रूप से पाए जाने वाली उस प्रवृत्ति के संबंध में खेद प्रकट किया था, जिसके कारण उन्होंने मनुष्य की प्रवृत्ति के बहुत से स्वरूपों अभिव्यक्तियों पर पड़ने वाले उनके प्रभावों की उपेक्षा की दृष्टि से देखा था। एक लेखक जिसने अपनी प्रारंभिक रचनाओं को इंग्लैंड में प्रकाशित किया जॉर्ज कैटलिन हैं। कैटलिन वह लेखक है जिसने अंतःशास्त्रीय उपागम के प्रयोग पर, जिस पर व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का समस्त आधार रखा हुआ है, सबसे पहले जोर दिया, और लासवेल के समान परंतु स्वतंत्र रूप से इस बात पर भी जोर दिया कि राजनीति का संचालन शक्ति संबंधों के द्वारा ही किया जाता है। वास्तव में राजनीति विज्ञान भी उन प्रवृत्तियों के प्रभाव में जो प्राकृतिक विज्ञानों के अनुरक्षण में अन्य समाज विज्ञानों जैसे समाजशास्त्र, मनोरोग विज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान और मानव विज्ञान आदि में विकसित हो रही थी, तेजी से आता जा रहा था। इस सारे आंदोलन का आधार प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच ज्ञान की गुणात्मक सततता और वह विश्वव्यापी व्यावहारिक वैज्ञानिक पद्धति के अस्तित्व की धारणा पर था। जिन लोगों ने व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान की नींव डाली है उनमें आर्थर बेंटले और चार्ल्स मैरियम के नाम सबसे प्रमुख हैं। धन्यवाद।